मैं बाद में पछताऊंगा. So that is why I used to make notes for everything, and that helped me a lot. है ना? And apart from your knowledge, what is needed is writing test. You all are aware of that. है ना? So prelims में you have to write a lot of test so that you develop that particular way of solving the paper. है ना? And that way you develop, please use it on the 2nd of June. 2nd of June, right? Yeah, so please use it then. जब भी प्रीलिम्स का दिन आएगा. एंड ये जो वे है ऑफ सॉल्विंग थिंग्स दैट कम्स ओनली व्हेन यू हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट ऑफ टेस्ट पेपर्स. एंड व्हाट दिस वे, क्या मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, क्या होता है इस वे के अंदर, मतलब क्या है ये प्लान. बेसिकली यू विल रियलाइज कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं. सपोज से नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू वांट टू अटेम्प्ट, है ना. सो फॉर मी आई पर्सनली रियलाइज कि आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट अराउंड 85 क्वेश्चंस. Because I was continuously seeing that whenever I attempt this particular number of questions, I am getting a good score. है ना. I will recommend कि आप भी at least 80 questions attempt कीजिए, है ना. If paper obviously is very tough, then maybe 75 to 80. But personally, I will recommend please 80 plus questions रखिए, है ना. But that again depends on you. कुछ लोग, I have seen a lot of toppers, they used to do only 65, 70 questions. Their accuracy was very good. सो दैट विल कम फ्रॉम सॉल्विंग पेपर्स. आप खुद अपना रियलाइज कर जाओगे कि यार ये पर्टिकुलर रेंज ऑफ क्वेश्चंस है ना, विच व्हेन आई अटेम्प्ट आई एम एबल टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स. तो ये एक तरीका, जैसे मैं कह रहा हूँ, दैट विल कम फ्रॉम सॉल्विंग टेस्ट, राइट. उसके अलावा जैसे मैंने क्या क्या सीखा जब टेस्ट से करता था, आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ आई लर्न फ्रॉम माई वे ऑफ डूइंग थिंग्स फ्रॉम गिविंग टेस्ट, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें हाउ टू एनालाइज द पेपर्स, है ना. आई रियलाइज कि यार आई यूज टू डू अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन दिस पर्टिकुलर थिंग, करेक्ट इनकरेक्ट, है ना. बहुत दिक्कत होती है. नॉर्थ टू साउथ पूछ रहा है वो, सपोज से मैं जो है साउथ टू नॉर्थ अरेंज कर आ गया. आई वॉज रियलाइजिंग दैट दिस वॉज हैपनिंग कंटिन्यूसली. तो फिर मैंने क्या किया, मैं जो है एनसर्कल करने लग गया उसको. जैसे ही क्वेश्चन पढ़ता था, करेक्ट इनकरेक्ट को मैं हमेशा एनसर्कल ऐसे कर देता था, गोला बनाता रहता था ऐसे कि यार ये पूछ रहा है यहाँ, एकदम आई एम नाउ ऑन माई टोज, आई एम अवेयर कि यार यहाँ इनकरेक्ट आ गया, करेक्ट भी आ गया, उस पर भी गोला लगाऊंगा, है ना. दिस इज the way I developed after committing 1000 times the same mistake. Analyze कीजिए खुद की mistakes को, develop a way कि आप उसको कैसे rectify करेंगे, ठीक है. Similarly आप देखिए तो prelims में there are these extreme words like only, drastically, exponentially. People who have experience in prelims, who have seen papers, they'll be able to identify here, है ना. For others I say कि please एक बार देखिए, you will realize what I am trying to say, है ना. Suppose say there is this question on GST. He is saying that GST will drastically increase the exports of India, है ना. drastically word आ गया, again I will encircle it. ऐसे words को I will encircle immediately and now I am on my toes. I know कि यार जब ऐसे words आ जाते हैं, ज़्यादातर they are wrong, मतलब that means the statement is wrong, not necessarily, but what I am saying is now I am 100% totally जो है now I am vigilant. I know कि यहाँ trick question आ गया है. So ये एक तरीका मैंने डेवलप किया, ठीक है ना. ये तरीके मेरे पास पहले अटेम्प्ट में नहीं थे अपने, बिकॉज तब मैं 3 महीने में नेचुरली आई वाज नॉट एबल टू गिव ड्यू फोकस ऑन टेस्ट, है ना. बट तब ये तरीके नहीं थे, होते तो तब मेरा प्री क्लियर हो जाता. अच्छा ही नहीं हुआ, वरना मैं शायद वहीं कहीं आखिरी में बैठा होता अभी, हो सकता है ना. फिर उसके बाद जो है, जैसा मैं कह रहा हूँ, एक तो ये तरीका हो गया. फिर what I used to do was I used to solve 3 rounds. I used to solve the paper in 3 rounds, है ना. You develop your own way. मैं क्या करता था, फर्स्ट राउंड जो मेरा होता था, ये आप देख रहे हैं, ये वैसे RD ऐसे करके जो मैं शब्द लिखता हूँ, ये मेरे नोट्स की आदत है. मतलब यही ऑब्वियसली आपको शायद समझ में ना आए, बट दिस इज एक तरीके से जो मैं कह रहा हूँ ना, शॉर्ट नोट्स, ये सब उसके पार्ट हैं. हाँ एकदम, अब मैं सिर्फ वैसे ही लिखता हूँ, दैट इज़ वाई मेरे नोट समझना इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी अदर पर्सन, ठीक है. फर्स्ट राउंड में अब मैं क्या करूँगा, इसमें आई यूज टू ट्राई टू अटेम्प्ट अराउंड 60 क्वेश्चंस. कुछ लोग फर्स्ट राउंड में सिर्फ वही अटेम्प्ट करते हैं जो श्योर शॉट हैं, बट वॉट आई यूज टू डू वॉज अपार्ट फ्रॉम दोज श्योर शॉट क्वेश्चंस, आई ऑल्सो यूज टू अटेम्प्ट दोज वंस इन विच आई हैव एलिमिनेटेड 2 ऑप्शंस. एलिमिनेट 2 ऑप्शन कर दिए, आई एम 100% श्योर आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, दैट इज वाई वो मैं फर्स्ट राउंड में ही कर लेता था. मुझे पता था अभी नहीं करूंगा तो थर्ड राउंड में कर दूंगा, तो उससे बेटर है अभी ही कर दूं. ये 60 क्वेश्चन का जनरली टारगेट रहता था, बट सपोज से पेपर टफ आ गया, देन ऑब्वियसली इट विल कम डाउन,
है ना, ये मेरी अप्रोच है ना, यू हैव टू डेवलप योर ओन। तो अब ये फर्स्ट राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो इसमें मैं क्या करता था कि नाउ दोज क्वेश्चंस विच आई एम लीविंग, है ना, अपन क्या करते हैं जनरली, सपोज से क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दिया तो ऐसे सर्कल लगा देंगे उस पर कि ये छूटा हुआ है, आई हैव टू कम बैक। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं इनके सीरियल नंबर नोट डाउन कर लेता था एक जगह, है ना। इफ़ यू सी देयर इज अ ब्लैंक शीट, आप पीछे ही जो पेपर खोलते हैं उसके बाद ही एक ब्लैंक शीट आती है। सो वहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूँ उनको नोट डाउन कर देता था। वाई? बिकॉज इट हेल्प्स मी टू नेविगेट इजीली, है ना। बीच में कभी कभी अपन भले ही सर्कल लगा रखा है, अपन भूल जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन छोड़ रखा है ना, या ये क्वेश्चन जो है वापस देखना है। सो जान पूछ के इधर लिखता था, है ना। और इसमें भी आई यूज टू सेग्रीगेट। सपोज से आई नो दैट दिस सेकंड क्वेश्चन इज वन वेयर आई हैव एलिमिनेटेड से वन ऑप्शन, या आई एम श्योर कि यार ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ, तो इसको थोड़ा सा स्पेशली वो मैं ऐसे मार्क कर दूंगा ताकि इस पे मेरा फोकस रहे, ये क्वेश्चन मेरे से ना छूट जाए गलती से। एंड सपोज से 8th क्वेश्चन ऐसा है विच आई हैव नो आइडिया अबाउट, आई नो कि आई एम नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, तो इसको मैं जो है एक बार ऐसे अंडरलाइन करके रख लेता था। दिस इज माई वे ऑफ डूइंग थिंग्स, पूरा पर्सनल है, दिस इज कंप्लीटली यूनिक, है ना। अब इसका क्या मतलब हुआ कि इस क्वेश्चन को देखना ही नहीं है वापस, आई डू नॉट हैव टू डिवोट माई एनर्जी अगेन एंड अगेन वापस देखता रहूं। दिस इज हेल्पिंग मी टू नेविगेट बिटवीन द पेपर। दिस इज माई पर्सनल वे ऑफ डूइंग थिंग, डेवलप योर ओन, है ना। उसके बाद क्या था कि आफ्टर फर्स्ट राउंड यू हैव टू डेवलप एन आइडिया ऑफ द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर, है ना। फर्स्ट राउंड के बाद आपको एहसास हो जाना चाहिए वेदर द पेपर इज डिफिकल्ट, वेदर द पेपर इज इजी, व्हाट एग्जैक्टली इज इट, है ना। एंड देन अकॉर्डिंगली आप आगे का सोचेंगे कि यार सेकंड थर्ड राउंड में कितने क्वेश्चंस आई विल बी अटेम्प्टिंग, है ना। इफ यू रियलाइज, जैसे लास्ट टाइम आई वाज एबल टू रियलाइज दैट द पेपर इज वेरी इट इज डिफिकल्ट, है ना। सो यू नाउ हैव टू अप्रोप्रिएटली मॉडिफाई, थिंक ऑन द स्पॉट कि यार पेपर टफ आया है तो मेरे हिसाब से 80 to 85 सेफ रेंज रहेगी, ठीक है। तो अब जितने यहाँ पे आपने सीरियल नंबर्स लिखे हैं अब उस हिसाब से आप सोचने लग जाएंगे। तो यार कि अब सपोज से मैंने फर्स्ट राउंड में 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट ऑलरेडी आई हैव मेड इट, सो मुझे एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस इनमें से चुनने हैं, है ना। अब जो है मैं ऑब्वियसली प्रायोरिटी किसे दूंगा, जैसे मैंने सेकंड को ऐसा कर रखा था तो मैं ऐसे दूंगा। सो दिस इज माई वे ऑफ डूइंग थिंग, इट वॉज वेरी एफिशिएंट फॉर मी, है ना। तो इस पिछले बार के प्री में इवन दो आई अंडर परफॉर्म बट आई यूज टू गेट वेरी गुड स्कोर्स इन माई टेस्ट, इन दीज मॉक टेस्ट एंड ऑल, ठीक है। अंडर परफॉर्म क्यों किया? क्योंकि स्ट्रैटेजी से भटक गया, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, है ना। वहां पे थोड़ा सा वो हो गया कि यार मेरे को रियलाइज तो हो गया पेपर टफ है, बट मैंने 90+ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, जबकि मैं कभी भी ऐसे नहीं करता था। तो जो स्ट्रैटेजी विच यू हैव डेवलप्ड through all these mock tests which you will be giving in these 2-3 months, whatever you have, stick to it. No matter what, just stick to it. If you deviate from it, there's a chance that you are going to commit a lot of negatives or maybe you are going to go in the danger zone. ठीक है। सो ये मेरा फर्स्ट राउंड का रहा था। सेकेंड राउंड फिर जैसा मैंने कहा इनमें से चुन के कैसे भी करके सेकेंड थर्ड राउंड लेके आई हैव टू रीच दैट मिनिमम टारगेट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आई सीक टू अटेम्प्ट, है ना। सो आई होप दिस ये पर्सनल स्ट्रैटेजी मेरी इज अंडरस्टैंडेबल टू यू गाइस, है ना। डेवलप योर ओन वे, है ना। पीपल विल शेयर देयर ओन स्ट्रैटेजीज, आप अपने हिसाब से बनाइए जो आपको ज्यादा मार्क्स दे रही है। दैट इज वाई गिविंग टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट हेल्प्स यू आइडेंटिफाई दैट स्पेसिफिक यूनिक वे टू यू विच इज गिविंग यू मैक्सिमम मार्क्स। रियलाइज होगा आपको कि यार मैं जैसे वेन एवर आई यूज टू फॉलो दिस अप्रोच आई रियलाइज कि यार मेरे मार्क्स आ रहे हैं, बस यही फॉलो करनी है फिर, है ना। सो दैट इज रिगार्डिंग प्रीलिम्स। और एक और थोड़ी बहुत बातें, सम टिप्स फॉर प्रीलिम्स। नेवर अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस, दोज फैक्चुअल क्वेश्चंस व्हिच यू हैव नो आइडिया अबाउट, है ना। इसमें कोई लॉजिक लगता ही नहीं है। रिपोर्ट्स आती हैं, आता है तो आता है, नहीं आता तो देयर इज नो वे यू आर एबल टू मेक एन इंटेलिजेंट गेस आउट ऑफ इट, है ना। आप कोशिश करोगे कि यार अच्छा ये ऐसा टॉपिक है तो शायद वर्ल्ड बैंक ने किया होगा, मैक्सिमम टाइम्स यू विल बी रॉन्ग, है ना। सो जस्ट लीव देम, है ना। ऑर्गेनाइजेशंस पे देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन ऑर्गेनाइजेशंस, इफ यू नो देन ओनली यू कैन आंसर। So I used to avoid them. So you also through your test giving just identify these particular questions, particular type of questions which you realize that whenever you try to make a logical guess or intelligent guess, you are always wrong, है ना। उनको भी realize कर लीजिए, then please do not attempt those particular topics. मैं नहीं करता था, है ना। और प्रीलिम्स में दिक्कत कब आती है
जो आप, मैं जैसे कह रहा हूँ, आपका स्कोर नीचे कब हो जाता है, व्हेन यू कमिट मिस्टेक्स, लाइक एक तो इनकरेक्ट, करेक्ट है ना, नॉर्थ साउथ, है ना, और जब वो क्वेश्चंस आप गलत करते हो जो 90% पीपल आर गोइंग टू डू इट करेक्टली, इन क्वेश्चंस को गलत नहीं कर सकते। पॉलिटी के क्वेश्चंस हो गए, है ना, बेसिक फंडामेंटल राइट पे क्वेश्चन आया था, वही अपन नहीं कर पाए, क्योंकि दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी अटेम्प्टेड करेक्टली बाय 90% ऑफ द कैंडिडेट्स, इन दोज क्वेश्चंस यू कैन नॉट मेक एन एरर। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आप जो है कट ऑफ के आसपास आने लग जाओगे, दैट इज गोइंग टू बी फेटल, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली यार आप 1 नंबर से रह जाओ, आप 10 नंबर से रह जाओ, बात बराबर है। एंड अगेन मैं एक और चीज़ कहूँगा, स्टैटिक इज योर ऑल वेदर फ्रेंड इन प्रीलिम्स इज वेल। करंट का देखिए, काफ़ी लोग, पीपल आस्क मी, है ना, देयर इज दिस कॉमन डाउट कि करंट कैसे कवर करें फॉर प्रीलिम्स, इट इज सो वास्ट। व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, आई यूज्ड टू जस्ट फॉलो वन पर्टिकुलर करंट अफेयर्स मैगजीन, विजन आईएएस की पीटी 365 से ही किया। उसके अलावा टेस्ट से जो करंट अफेयर्स के बारे में देखा, आई यूज्ड टू जॉट इट डाउन, है ना, अपार्ट फ्रॉम दैट नो अदर सोर्स। मेरा ये था कि यार ज़्यादा मैं पीछे जाऊंगा, प्रोपोर्शनेट रिटर्न्स नहीं आएंगे, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट दे आस्क यू, है ना, आप अगर आप मटेरियल से यू मैच, बहुत कम क्वेश्चंस हैं जो हो पाएंगे, बट वहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जो आप जो थ्रू आउट द ईयर प्रिपेयर कर रहे थे, यू वर रीडिंग न्यूज़पेपर्स, यू वर अवेयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, उससे भी काफ़ी सवाल हो जाएंगे, है ना। बट स्टैटिक, एज आई एम सेइंग, इज दैट ऑल वेदर फ्रेंड दैट विल ऑलवेज बी विद यू, है ना। पेपर टफ आ जाए, पेपर डिफिकल्ट आ, पेपर इजी आ जाए, स्टैटिक पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई प्लीज गिव ड्यू फोकस ऑन योर स्टैटिक पार्ट इज वेल, ओके। एंड रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस होते हैं ऑन टॉपिक्स लाइक एंशियंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, उन पे लोगों को काफ़ी डाउट रहता है। हम व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, प्लीज गिव ड्यू फोकस ऑन आर्ट एंड कल्चर। देयर इज दिस बुक 11th क्लास एनसीईआरटी फाइन आर्ट्स बुक, दैट आई फाउंड टू बी वेरी गुड। उसमें जो इमेजेस भी है ना, उसके नीचे भी जो लिखा हुआ है, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट एंशियंट हिस्ट्री में थोड़े टॉपिक्स रिलेवेंट लगते हैं मुझे, जैनिज्म, बुद्धिज्म, फिलोसफी, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो दीज आर इंपॉर्टेंट। इफ़ यू डू नॉट हैव द टाइम तो आप बस इन टॉपिक्स को कवर कर लीजिए। मिडीवल पे आई पर्सनली डिड नॉट गिव मच फोकस, इट इज़ अप टू यू। यार उसमें प्रोपोर्शनेट रिटर्न्स नहीं लगते थे मुझे, दैट इज़ वाई आई डिड नॉट डू इट, है ना। बट आर्ट एंड कल्चर स्टिल इज अ टॉपिक वर्थ डूइंग। 11th फाइन आर्ट्स बहुत छोटी किताब है, कैन डू इट फ्रॉम देयर, अदरवाइज फॉलो वट एवर अप्रोच यू आर कंफर्टेबल इन, ओके। एंड सी सैट का भी पेपर है, सो आई एम नॉट द परफेक्ट पर्सन टू आंसर ऑन सी सैट, सो बिकॉज आई हैड अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट मैथ्स एंड ऑल दीज लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस। बट जो भी बाकी लोग हैं, आई विल सजेस्ट देम वन थिंग, you first what you do is just solve one particular CSAT paper, previous year paper एक भी solve कर लीजिए, see whether you are able to clear the cutoff or not. if you are able to clear the cutoff, आपका जो टेंशन है ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, है ना। क्योंकि बहुत लोग, what I have seen is they unnecessarily take a lot of tension about CSAT, है ना, एंड जो है टेंशन लेते रहते हैं, बट अल्टीमेटली आफ्टर सॉल्विंग वन पेपर दे रियलाइज किया कट ऑफ तो हम क्लियर कर लेंगे, बिकॉज इंग्लिश के भी काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं। अगर इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, देन प्लीज गिव ड्यू फोकस ऑन इट एज वेल, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, आपको इसको तो क्लियर करना ही है। बट मे बी आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू आंसर अबाउट सी सैट, वॉट आई नो इज आई हैव शेयर्ड विद यू। जस्ट गिव वन पेपर इनिशियली विदाउट फियर, बिना एक बार कुछ भी पढ़े देख के देखो, फिर उसके बाद जस्ट सी हाउ यू कैन इम्प्रूव अपॉन इट, राइट। सो ये मेरा प्रीलिम्स का हो गया, एंड आई थिंक आई हैव शेयर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स विद यू गाइस। सो अब मैं जो है, अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, आई लाइक टू एंटरटेन देम, या आप मेंस के लिए पूछ रहे हैं? मतलब मेंस के लिए तो देखो, आई यूज टू डू इट विद माई ओन फ्लेक्सिबिलिटी। मेरा शेड्यूल वो सैक्रोसैंट फॉर मी, है ना। टेस्ट सीरीज का ऑफन यू सी टेस्ट, आपका जो शेड्यूल होता है टेस्ट सीरीज का, दैट डज नॉट मैच विद योर ओन शेड्यूल। आई डिड नॉट केयर अबाउट दैट, आई वॉज एडमेंट कि मैं अपना शेड्यूल नहीं बदलूंगा। तो सपोज से मैंने टॉपिक आज कर लिया, उसका टेस्ट, बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन टेस्ट राइटिंग दीज डेज, है ना। कोई भी टेस्ट ओपन हो गया, यू कैन राइट इट इवन आफ्टर अ मंथ और टू। तो मैं जो है, जब मेरा टॉपिक हो गया तब मैं टेस्ट दूंगा उस पर, राइट। सो वो मेरे हिसाब से पूरा चलता था।
एग्जैक्टली फिजिकल ज्योग्राफी मैंने आज कर ली है ना, तो अब मेरे को फिजिकल ज्योग्राफी के टेस्ट देना है। मैं अगले टॉपिक पे आई विल नॉट गो बिफोर सॉल्विंग टेस्ट, एंड वट एवर आई लर्न फ्रॉम टेस्ट आई विल पुट इट इन माई नोट्स एज वेल। ओके, प्रीलिम्स में नहीं, प्रीलिम्स में क्या हुआ कि देखिए मार्च, एज आई वाज सेइंग आई स्टार्टेड माय डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रिपरेशन इन मार्च। सो मार्च में मेरे पास शॉर्ट नोट्स तैयार थे, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था। तो आई यूज टू जस्ट कंटिन्यूसली रिवाइज देम। अपार्ट फ्रॉम दैट आई यूज टू गिव अ लॉट ऑफ टेस्ट। डेली मैं एक टेस्ट लिख देता था, और मैं तो फुल टेस्ट करता था, वो मेरी पर्सनल चॉइस है। यू ऑब्वियसली इफ यू फील दैट अ पर्टिकुलर सेक्शन इज वीक, solve sectional test but also solve full test. This is also my recommendation because you see कि sectional test में कहीं बार स्कोर बहुत अच्छा आ जाता है। स्पेक्ट्रम आज रिवाइज की, कल मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट दिया 150 आ गए, है ना, बट फुल टेस्ट दिया उसमें 100 भी नहीं आ पा रहे। सो प्लीज गिव फोकस ऑन फुल टेस्ट एज वेल। अल्टीमेटली फुल टेस्ट ही आएगा। या या जैसे मैं कह रहा हूँ, मैंने तो सब पढ़ ही लिया था, सब पे नोट्स तैयार थे, है ना। सो अब मेरा ये था, कॉन्फिडेंस था कि इनको पीरियोडिकली रिवाइज करता रहूँगा बट फुल टेस्ट दूंगा। सो दैट इज़ माई ओन वे, आप अपने हिसाब से कीजिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप टेस्ट ना दें, कि आप इंतज़ार कर रहे हैं कि यार पहले तो मैं टॉपिक A to Z अच्छे से कवर कर लूँगा तब जाके प्रीलिम्स का टेस्ट दूंगा। प्रीलिम्स डज नॉट वर्क लाइक दैट, है ना। प्रीलिम्स में यू हैव टू डेवलप दैट आर्ट ऑफ सॉल्विंग पेपर विच आई वाज सेइंग। सो दैट इज़ वाई यू नीड टू गिव अ लॉट ऑफ टेस्ट। Even if you have limited knowledge, you must know how to score the maximum out of what you know. So that is why please focus on test, है ना। अगर सपोज से आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक 60-70% भी पढ़ लिया, गो अहेड गिव द टेस्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टेस्ट नहीं दे पा रहे बिल्कुल भी, अल्टीमेटली दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू। ओके, या प्रीलिम्स के लिए ये PT 365 में, या आई अंडरस्टैंड व्हाट ही सेइंग, है ना। सो PT 365 जैसा मैंने कहा, मैंने तो वो की थी, है ना। उसके अलावा वट एवर आई वॉज लर्निंग फ्रॉम वेरियस टेस्ट, आई वॉज जॉटिंग इट डाउन इन अ पर्टिकुलर नोटबुक। वो मेरी फिर उसी को मैं रेफर कर लेता था। सो आई वॉज डूइंग दैट पर्टिकुलर अप्रोच फॉर करंट अफेयर्स। यू कैन फॉलो योर ओन। नहीं, मैगजीन में तो मैं अंडरलाइन करके वैसे करके रख देता था, बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम। बट नोट्स आपको बनाने, आई विल प्रेफर कि यू मेक नोट्स बट लेट देम बी वेरी शॉर्ट एंड प्रिसाइज, राइट। एंड इवन अगर आपको लग रहा है कि नहीं बना पा रहा, टाइम कम है, कोई बात नहीं, अच्छे से जो पढ़ रहे हैं उसमें सर्कल करके रख लीजिए या कुछ भी रख लीजिए, बट इंश्योर कि आप रिवाइज करते समय डज नॉट टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम। रिविजन इज द की इन प्रीलिम्स, and I'm not the first person to say this, I'll not be the last person to say this. Revision is the key, so just have that particular way कि आप रिवाइज अच्छे से कर सकें चीज़ें, राइट। यस, एनवायरमेंट, आई रेड दैट बुक शंकर, है ना। सो पहले क्या है, शंकर बुक बहुत मोटी लगती है, आई अंडरस्टैंड, बट अगर आप देखेंगे ना, एक बार उसको गो थ्रू कर लेंगे, उसके बाद ये रियलाइज़ किया यार इतना भी पेन नहीं था जितना सोचा था। तो मैंने बहुत पहले हेजिटेट किया, पढ़ूं नहीं पढ़ूं, रिटर्न्स ही नहीं आएंगे, बट अल्टीमेटली पढ़ने के बाद आई रियलाइज कि यार इट वाज नो बिग डील, है ना। उसमें ऑब्वियसली यू हैव टू इंश्योर कि आप वही पार्ट पढ़ें विच इज़ रेलिवेंट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी लिखी हुई हैं, बट आई डिड रीड इट, येस आई डिड। ओनली शंकर आई एस, अपार्ट फ्रॉम दैट करंट अफेयर्स। यार जैसा मैंने बताया, मैंने पहले से ही एक शेड्यूल बना के रख लिया, है ना। एक तो ओवरऑल प्लान जो मैंने आपको बताया था, है ना। फिर उसके बाद जब मैं GS 1 2 3 चालू कर रहा था, अगेन मैंने यही सबसे पहले बनाया। आई टुक प्रॉपर 3-4 डेज फॉर प्रिपेयरिंग दिस, बट मैंने ये सोचा कि यार GS 1 लॉन्ग है ना। सपोज से अब जैसे इसका जोग्राफी टॉपिक है, तो जोग्राफी के लिए आई थॉट कि यार 2 वीक्स आई एम गोइंग टू गिव, ये मैंने ऐसी चीज़ें प्लान करी, है ना। और फिर जो है मैंने एक आइडिया रख लिया कि बिफोर मार्च जब मैं डेडिकेटेडली प्रीलिम्स की तैयारी चालू करूंगा, उससे पहले मैं कैसे ये सब के मैक्सिमम टॉपिक्स कवर कर लूंगा। सो यू हैव टू फॉर्मुलेट दैट शेड्यूल, है ना। और मैं ये नहीं कह रहा कि बस शेड्यूल ही शेड्यूल बनाते रह जाइए, बिकॉज टाइम टेबल बना के भी अक्सर लोग टाइम टेबल बना लेते हैं, दे डू नॉट स्टिक टू इट, है ना। बी रियलिस्टिक इन योर टारगेट्स, और ये है कि एक बस टारगेट लेके चलिए। सो मेरा बस ये था कि यार 2 हफ्ते में आई हैव टू रैप अप ज्योग्राफी, और उसमें फिर सारी जान लगा देता था मैं, है ना। सो मेरे से लोग पूछते हैं कि आप कितने घंटे डिवोट करते थे,
घंटे जो आवर्स हैं यूज टू मैटर ऑन दिस पर्टिकुलर टारगेट ऑफ माइंड। अगर मुझे लग रहा है कि यार मेरा टारगेट पूरा नहीं हो रहा, मुझे और टाइम चाहिए, तो मैं 14 घंटे भी पढ़ लेता था। वो टारगेट को अचीव करने की जो आग थी ना, वो इतनी ज़्यादा थी कि यार मेरे दिमाग में बस उसी की टेंशन रहती थी। एंड अगेन आई एम गोइंग टू से दिस पर्टिकुलर मोटिवेशनल थिंग टू यू, जो मुझे लगता है इनफैक्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना। नॉलेज और इन सब के स्टडीज़ तो सब करते हैं, बट देर आर वन टू थिंग्स विच आई हैव ऑब्जर्व्ड अपने दोस्तों को देखकर, कि पीपल दे टेक अ लॉट ऑफ टेंशन अबाउट द फाइनल रिजल्ट, है ना। अपना सारा दिमाग यही सोचने में लग जाता है कि यार प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, क्या मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा, क्या मेरा डिसीजन सही था यहाँ आने का, कोई गलती तो नहीं कर दी। यार व्हाट आई एम सेइंग इज, प्लीज डू नॉट थिंक अबाउट द, आई एम सॉरी आपके क्वेश्चन से मैं डिवोट हो एकदम ही डिविएट हो गया हूँ, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, बट लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस थिंग आई एम सेइंग। Please do not think about the result. That is something which is not in your hands, right? What is in your hand is the time which has been given to you today, which you have tomorrow. That is something which you can control. Please just think about it. So, like I am saying, मेरे पूरी टेंशन अगर मैं किसी चीज़ की ले रहा होता था, वो ये था कि यार 2 हफ्ते में ज्योग्राफी करनी है। अगर ये नहीं कर पाया तो मेरा पूरा ओवरऑल प्लान बिगड़ जाएगा। सारा दिमाग उसी में, एनर्जी उसी में लगा देता था। सो टेंशन लेनी भी है किसी चीज़ की, ऑन दीज टारगेट्स ऑफ योर्स। इसकी नहीं कि मेरा जिंदगी में क्या होगा, मैं तो कुछ ही नहीं कर पाऊंगा, कहाँ आ गया मैं, क्या फंस गया मैं। इन चीज़ों की टेंशन जिस दिन यू स्टॉप टेकिंग सच, थिंकिंग अबाउट सच थिंग्स, देन आप ऑब्वियसली देखना आप इम्प्रूव कर जाओगे। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ यार, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको, मतलब आई कैन गेट अ लिटिल पर्सनल हेयर, मैं अपने मेन से पहले बहुत टेंशन लेने लग गया था। मेरा सिलेबस ही पूरा नहीं होगा, ये अटेम्प्ट तो गया, क्या तो मैं सोच रहा था इस अटेम्प्ट में निकाल दूंगा, अल्टीमेटली ये अटेम्प्ट भी जाता लग रहा है। मेरे बाल झड़ने लग गए थे, इतनी स्ट्रेस लेने लग गया था मैं, लिटरली बता रहा हूँ आपको, है ना। बट क्या हुआ, आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर 2 हफ्ते पहले, अराउंड 15 days बिफोर मेंस, मैंने सोचा यार जो होगा होगा, है ना। वापस देना होगा वापस देंगे, कोई बात नहीं, अभी टाइम नहीं है सोचने का, आई विल थिंक अबाउट इट आफ्टर मेंस, बट व्हाट these 2 weeks I have, I'm going to utilize that fully. And that is ultimately what works. और मैं ऐसा चिल हुआ, मैं तो गजब ही चिल हो गया उस बात, है ना। एकदम ही मैं तो छोड़ ही दिया रिजल्ट के बारे में सोचना। मतलब खुद को मैंने मोटिवेट किया, खुद को पेप टॉक दी कि यार हो जाएगा, देखते हैं, मतलब नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट अभी का टाइम मत खराब कर। और फिर उसके बाद देख लीजिए क्या, मतलब हाउ डे, राइट मतलब ऐसा होने लग गया था कि मेरे को ऐसा लगा, एक्चुअली हुआ क्या था, मेरा ऑप्शनल की मैंने गड़बड़ हो गई थी मेरे साथ। मतलब टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, जो मैंने ऑप्शनल का पूरा प्रिपेयर किया था बिफोर प्रीलिम्स, वो मुझे लगा कि यार कंटेंट अच्छा नहीं है, ठीक है, तो मैं पूरे कंटेंट को मॉडिफाई करने वापस बैठ गया। और दैट आई टुक अप, सितंबर तक आई वाज इन माय ऑप्शनल ओनली। प्रीलिम्स मेंस वाज इन आई थिंक सितंबर एंड, सो सितंबर तक तो यही करता रह गया। अब जो है यहाँ पे मेरे को इस चीज़ का बड़ा फायदा हुआ कि मेरे नोट्स ऑलरेडी तैयार थे मेंस के, बिफोर प्रीलिम्स इटसेल्फ, अदरवाइज आई वाज गॉन, आई वाज एब्सोल्युटली गॉन। मिड सितंबर आई वाज ओनली डूइंग माय ऑप्शनल, है ना। सो उस वजह से टेंशन में लेने लग गया था कि यार ये क्या हो गया। जब चीज़ें शेड्यूल के हिसाब से नहीं चलती, ऑटोमेटिकली यू टेक लॉट ऑफ टेंशन, है ना। बट अल्टीमेटली ऐसा है कि कुछ भी करो, फाइनल रिजल्ट के बारे में मत सोचो यार, दैट इज समथिंग विच इज नॉट इन योर हैंड्स, है ना। जस्ट थिंक अबाउट दिस इमीडिएट टारगेट्स, टेंशन लेनी है उनकी लो, है ना। बट प्लीज़ अपना अननेसेसरी माथा मत खराब करो कि क्या होगा ज़िंदगी में, क्या होगा इस बार के रिजल्ट का। वो एग्ज़ाम दे के फिर भी सोच लेना, है ना, बट अभी नहीं। नाउ इज़ नॉट द टाइम टू थिंक अबाउट सच पर्टिकुलर वरीज एंड ऑल। ठीक है आपका, हाँ एक बार अगर आपका, आई एम सॉरी आपने कुछ सवाल पूछा था तो मैं एकदम ही, मैं सर वो टाइम मैनेजमेंट के पूछ रहे थे हाँ कि तो ऑप्शनल सब्जेक्ट फिर जीएस 1 2 3 जैसा मैंने कहा कैसे यार, मतलब उससे शेड्यूल के हिसाब से आपका, जी जी उसमें मैंने पहले ही ऐसा सोच लिया था कि किस हिसाब से मैनेज करना है, फिर पूरी जान उसी में लगी रहती थी। नहीं भी हो पाता था तो यार ऐसा होता था कि 2-3 दिन चलो डिले हो गया, कोई बात नहीं, 60% ही टारगेट अचीव कर पाया, कोई बात नहीं, दैट इज ऑल्सो गुड। बट टारगेट जरूर एक दिमाग में रखता था, मेरी अपने आप बॉडी ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करने लग जाती थी उस टॉप टारगेट को अचीव करने के लिए, राइट। और सर इंटरव्यू के लिए कहीं मॉक टेस्ट दिए थे या यार वैसे सब मॉक तो दिए ही थे मेरे हिसाब से, यू हैव,
Yes, I have secured 198 marks in my personality test. है ना, और मेरे एक आध मॉक्स आई थिंक दे आर ऑल्सो अपलोडेड ऑनलाइन, दृष्टि का है ना, मतलब उसमें ये पानी का ग्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। जो लोग नहीं समझ पाए दे कैन एक्चुअली गो एंड सी दैट, है ना। बट इंटरव्यू आई डोंट थिंक यू गाइज वांट टू नो अबाउट द इंटरव्यू प्रोसेस राइट नाउ, नहीं ना? हम्म। यार जो ओवरऑल आइडिया था ना, सपोज से जैसे मैंने अभी फिजिकल ज्योग्राफी का एग्जांपल दिया कि 2 हफ्ते में करना है। अब फिजिकल ज्योग्राफी में देयर आर डाइवर्स टॉपिक्स, तब अपनी पेस पे बनाता था, बट दिमाग में ये रहता था 2 हफ्ते वाली बात, है ना। सपोज से कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, रियलाइज किया दिस इज इंपॉर्टेंट, मतलब मेरे को 2 दिन लग रहे हैं इसमें, कोई बात नहीं, आई विल टेक दैट 2 days, है ना। बट ओवरऑल टारगेट वो रहता था, डेली नहीं रखता था, है ना। डेली इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अचीव डेली टारगेट्स, है ना। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि यार टाइम टेबल और शेड्यूल बनाना भी कभी कभी काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा मैं घंटे का शेड्यूल बना के बैठा हुआ था, 2 से 4 ये करूंगा, 7 से 8 ये करूंगा, नहीं। बस एक ओवरऑल आइडिया रखता था कि यार विद इन दिस पर्टिकुलर टाइम, सपोज से 2 weeks, आई हैव टू कंप्लीट दिस टारगेट। अब उसमें मैं कैसे भी करके करूंगा, है ना। मुझे 14 घंटे पढ़ना पड़े पढ़ूंगा, मुझे 4 घंटे ही पढ़ना पड़े तो 4 घंटे सही, बट वो टारगेट। आपका टारगेट टॉपिक वाइज रहता था मतलब? यस, मतलब ओवरऑल की GS1 में हिस्ट्री है, हिस्ट्री में ये 3 टाइप की हिस्ट्रीज हैं, तो ये मुझे लग रहा है कि यार इसमें इतना सफिशिएंट टाइम लगेगा। यू सी द सिलेबस, यू विल बी एबल टू रियलाइज कि यार सपोज से, अब ऑब्वियस बात है फ्रीडम स्ट्रगल जो है दैट विल टेक मोर टाइम एज कम्पेयर टू एंशियंट हिस्ट्री और वॉट, राइट। सो दैट उसके हिसाब से मैं थोड़े दिन एलोकेट कर लेता था। एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैं परफेक्ट होता था, मैं कोई सर्वज्ञानी था कि मेरे को पता है कि इतने दिन में हो जाएगा, बट जो भी करता था उसको पाने की पूरी कोशिश करता था। दैट इज व्हाट आई हैव बीन रिपीटेडली हाईलाइटिंग, है ना। या पहले रीडिंग में ही आप नोट्स ना बनाए तो राइट, सो इस पे हाँ। सो दैट इज करेक्ट, मैं भी ऐसे ही करता था, है ना। सो आफ्टर जस्ट गोइंग थ्रू इट 2 or twice or thrice, है ना, एंड गोइंग थ्रू ऑल दी सोर्सेज, है ना। सपोज से मैं ऑनलाइन सोर्स रेफर कर रहा हूँ कोई, तो एक सोर्स से तो कई बार मेरा काम नहीं होता था, है ना। सो आफ्टर जस्ट गोइंग थ्रू दी सोर्सेज, फिर मैं जो है नोट बनाता था, है ना, आफ्टर रीडिंग देम वंस ट्वाइस, और फिर उसके बाद जो है अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज तरीके से उसको अरेंज कर देता था। अगर मुझे लगा कि यार 2 पॉइंट यहाँ से सही है तो वहां से 2 पॉइंट आ जाएंगे, 2 पॉइंट यहाँ से सही है तो वहां से आ जाएंगे। सो दैट इज हाउ आई यूज टू डू इट, एंड दिस विल हैपन विद यू ऑल्सो, आप भी करेंगे, बट दैट नीड्स सम टाइम। एंड सर एक चीज और सर, जैसे मान लीजिए आपने आपका टारगेट 60 या 70% अचीव हो गया, उसके बाद आपका टाइम जो फ्रेम आपने बनाया था वो खत्म हो गया, देन आप नया टॉपिक स्टार्ट कर देते थे या इसको भी कंप्लीट ही करते थे? यार उसको कंप्लीट करता था, मतलब छोड़ते नहीं? वो पोस्टपोन आगे की चीजें हो जाती थी, है ना। बट फिर वो ये रहता था कि यार कोई बात नहीं, आई विल नाउ डू इट आफ्टर प्रीलिम्स, जो रह गया, बट टॉपिक बीच में छोड़ के नहीं जाता था। पर्सनली आई डिड नॉट डू दैट। या यार जैसे मैंने आपको अभी बताया भी था, सो आई यूज टू मेक नोट्स ऑन एवर नोट, है ना। एंड एडिटोरियल में भी जैसे कि सपोज से हफ्ते भर के शायद 1-2 एडिटोरियल होते थे जिनके नोट बनाता था, है ना। इनिशियली आई वॉज मेकिंग नोट्स ऑफ एवरीथिंग, एंड दैट वॉज एक्सट्रीमली टाइम वेस्टिंग, एंड अल्टीमेटली मैं यूज भी नहीं कर पाता था। एंड आई एम सेइंग, मुझे ऐसा लगता है कि एडिटोरियल यार आते भी हैं तो एक आध इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। वो यू हैव टू हैव दैट एबिलिटी टू आइडेंटिफाई। और एडिटोरियल में भी ऐसा नहीं पूरा एडिटोरियल काम का है, 1-2 पॉइंट काम के रहते हैं, है ना। कोई बढ़िया पॉइंट आ गया, किसी ने एग्रीकल्चर क्राइसिस पे आर्टिकल दिया, है ना, उसमें 1-2 बढ़िया फैक्ट आ गए कि यार ये शानदार फैक्ट है, ये मेरे इंट्रोडक्शन में काम आ जाएगा इस पर्टिकुलर उसके लिए, वहां से निकाल दूंगा, है ना। सो दैट इज हाउ यू मेक नोट्स, है ना। इसमें टाइम ज्यादा मत बताइए, people waste a lot of time in making notes from paper. Only that topic which you feel can give you that additional 1 point, additional 1 mark in your final answer, add that. And this will come through time, trust me. Starting में नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, और वो तब आएगा जब आप आंसर राइटिंग पे फोकस करेंगे, टेस्ट देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझेंगे, देन ओनली यू कैन डेवलप दिस एबिलिटी। यार देखिए, एनसीईआरटीज व्हाट आई पर्सनली फील इज आर ओवररेटेड। आई एम सॉरी, मतलब मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, नॉट फॉर ईच एंड एवरीथिंग। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी इज डेफिनेटली वेरी गुड, जो 11th क्लास की, आई एम श्योर यू आर अवेयर, है ना। इकोनॉमिक्स में एनसीईआरटी इज गुड, बट हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब के लिए व्हाट आई वुड सजेस्ट इज
एक बार अच्छे से रीडिंग दीजिए, कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखता है बहुत ही शॉर्ट में बना दीजिए उसको, है ना। बट एनसीईआरटीज के प्लीज ऐसा नहीं होना चाहिए, यू आर मेकिंग वेरी वेरी एक्सटेंसिव नोट्स ऑन एनसीईआरटीज। 6 से 12th क्लास, अब सपोज से आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव नोट्स बना दिए। पर्सनली आई बिलीव they are not going to be helpful. Personally I do so, but geography और economics इनकी एनसीईआरटी मेरे हिसाब से बढ़िया है, उनको करें। सर या जैसा मैं कह रहा हूँ 11th क्लास की एनसीईआरटी फिर भी रिलेटिवली आप हाँ पढ़िए ज़रूर, मैं ये नहीं कह रहा यू स्किप एनसीईआरटीज, है ना। तो अभी ये भी गलत रहेगा कहना कि एनसीईआरटीज आर एब्सोल्युटली नो नो, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटीज जैसे मैंने कहा ज्योग्राफी इकोनॉमी की अच्छे से पढ़िए, बाकी के यू रीड विद द पेस, है ना, कि आप उसको अच्छे से एक बार पढ़ जरूर लीजिए। नोट्स बहुत छोटे होने चाहिए उसके, मुझे नहीं लगता उसमें इतना सिग्निफिकेंट कंटेंट ऐसा होगा। आप इनिशियली पढ़ रहे हैं आपको लगेगा कि यार बहुत काम का कंटेंट है, बट लाइक आई एम सेइंग हैव द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इन योर हैंड, है ना, तब आपको आइडिया लग जाएगा कि यार इसमें ये यही चीज़ें काम की है। जैसे आप 11th इसकी बात कर रहे हैं, मुझे याद है सेक्युलरिज्म उसमें थोड़ा अच्छे से बता रखा है जहाँ तक मुझे याद है ना। सो जैसे वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म और इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, वो एनसीईआरटी में मुझे एक चीज़ याद है आज भी अच्छी लगी थी, उसको लिख लिया। बाकी सब यार आप देखें तो लक्ष्मीकांत में ही बेटर है, उसी से होगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो एनसीईआरटीज पे व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज डू नॉट टेक कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम ऑन एनसीईआरटीज, स्पेशली ऑन द एनसीईआरटीज ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटी, दैट इज माय पर्सनल रिकमेंडेशन। सर सर जब हम जैसे कि जीएस पेपर 1 में नोट्स बना रहे हैं तो उसी को कम्प्लीटली बनाएं कि जैसे कि एक एक टॉपिक कंप्लीट कर लें फिर पेपर 2 स्विच करें, कि ओवरलैप कर सकते हैं हम लोग? सॉरी कैन यू रिपीट? सर जैसे फॉर एग्जांपल 1 वीक हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री किया, कंप्लीट कर लिया, फिर हम अगले वीक में हम इंटरनेशनल रिलेशंस उठा लिए जो कि पेपर 2 का टॉपिक है, तो ऐसे पढ़ाई करें कि पहले पेपर में सारे टॉपिक कंप्लीट कर लें कि यार दैट इज़ योर ओन पर्सनल चॉइस। मैं अपना बता देता हूँ, मेरा ये था कि GS1 पहले पूरा करूँगा, फिर GS2 उठाऊंगा, फिर GS3 उठाऊंगा, दैट इज़ माई पर्सनल वे ऑफ डूइंग थिंग्स। मैनी पीपल व्हाट दे डू इज़ कि दिन में वो हिस्ट्री भी पढ़ते हैं और जोग्राफी भी पढ़ लेंगे या सपोज से पॉलिटी भी पढ़ लेंगे, बिकॉज दे वांट दैट वेरिएशन, ताकि उनका माइंड फ्रेश रहे। गुड इनफ, नो प्रॉब्लम। मेरा पर्सनली ये था कि मेरे को एक टॉपिक चालू कर दिया तो पहले उसको ख़त्म करूँगा, एक GS चालू कर दी तो पहले उसको ख़त्म करूँगा। क्योंकि यार मुझे ऐसा पर्सनली फील होता था कि सपोज से आज 3 घंटे मेरा ऐसा था कि 2-3 घंटे तो फ्लो में आने में ही लग जाते थे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, फिर पता चला अब मुझे कुछ और पढ़ना है, तो वो फ्लो मेरा टूट जाता था। दैट इज़ माई ओन पर्सनल वे ऑफ डूइंग थिंग्स, यू हैव टू हैव योर्स। या सर आई हैव अ क्वेश्चन। या कोट्स ऐसे के लिए यार मैं नहीं करता था, मतलब बट करना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम ही इतने सारे कर लिए, क्योंकि यार मेरा पर्सनली ये था कि मैं कभी याद ही नहीं कर पाता था उन्हें, है ना, मैं नहीं कर पाता था। एक दो जो वैसे ही मेरे दिमाग में है उनको मैं भले ही दिमाग में रखता था, कहीं बीच में यूज़ कर लिया, कंक्लूजन में यूज़ कर लिया, ये भी हो सकता था, है ना, बट इतना मैंने दिमाग खराब नहीं किया अपना कोर्स के ऊपर। सर आई हैव अ क्वेश्चन सर। सर दिस साइड। या सर आई एम टारगेटिंग फॉर 2020. So like I'm not very sure about the like how to choose an optional and also what do you suggest on that? या देखिए ऑप्शनल how you have to choose, how I chose, I actually what I did was, first of all you should be clear with your aptitude, and even though I am an engineer, even though I have cracked the JEE, I was clear that I have better hang over the social subjects, social science subjects अंदर से मुझे पता था ये बात, ठीक है। सो दैट इज़ वाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मेरे लिए मुझे नहीं लेने थे, इवन डिस्पाइट हैविंग अ बैकग्राउंड इन दीज टॉपिक्स, है ना। तो एप्टीट्यूड इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अंदर से पता है आपके किस में दिमाग चलता है, ठीक है ना। और उसके अलावा ऑब्वियसली यू हैव टू लुक एट द सिलेबस कोर्स। एंथ्रोपोलॉजी मेरे लिए इसलिए चॉइस थी क्योंकि उसका कोर्स भी बड़ा प्रिसाइज है, मेरा पर्सनल ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया। आई कंसल्टेड अ लॉट ऑफ सीनियर्स, यू हैव टू कंसल्ट देम, people who have selected, who have secured ranks with that particular optional, है ना, and after that you take that particular decision. Okay? Yes. Okay. Right. यार एंथ्रोपोलॉजी का बिकॉज आप स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं, आई एम सेइंग कि आई विल बी टेकिंग अ सेशन ऑन एंथ्रोपोलॉजी इज वेल इन अपकमिंग वीक्स, है ना। सो इफ़ यू कुड जस्ट वेट टिल देन, है ना। सो वरना कैसे अप्रोच किया, अप्रोच सिमिलर है सबकी यार, सिलेबस को देखना है, सिलेबस वाइज चलना है,
ठीक है, आप ऑब्वियसली एंथ्रोपोलॉजी में थोड़ी स्पेसिफिक्स रहेंगी, बट बिकॉज इट इज़ नॉट रेलिवेंट टू 90% ऑफ द पीपल हेयर, मैं आपको अलग से आई विल बी शेयरिंग दैट, प्लीज जस्ट वेट फॉर फ्यू मोर डेज। सर यार इकोनॉमिक्स का ये जो है, मैंने तो एक किताब थी संजीव वर्मा, देयर इज दिस छोटी किताब, वो मैंने इसलिए ली थी क्योंकि मेरे पास जब मैं कॉलेज में था टाइम नहीं था, तो एक शायद बहुत ही मोटी किताब आती है कोई, क्या, रमेश सिंह, तो वो मैंने कभी नहीं पढ़ी और मुझे ज़रूरत भी नहीं लगी, मैंने ना वो एक और कोई नोट्स वोट्स जो आते हैं वो भी नहीं पढ़े, है ना। सो जो भी मतलब मार्केट में अलग अलग नोट्स हैं वो भी मैंने नहीं पढ़े इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी में जैसा मैंने कहा मेनली मेरा ऑनलाइन रहता था, है ना। एंड इकोनॉमिक्स के वंस यू आर क्लियर विद द बेसिक कंसेप्ट, तब फिर आपको मेरे हिसाब से रादर देन बुकिश नॉलेज यू शुड फोकस ऑन करंट। यस एनसीईआरटी, हाँ बिल्कुल एनसीईआरटी जो मैंने पहले भी बताया, यस सो एनसीईआरटी तो ज़रूरी है ही। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और मैंने संजीव वर्मा बुक रेफर की, है ना। ज़रूरी नहीं है आप बुक रेफर करें, बट यू कैन यूज़ ऑनलाइन रिसोर्सेज। यार इकोनॉमिक सर्वे ऑब्वियसली बजट दोनों आर इम्पोर्टेंट। हाँ मैंने तो समरी कंपाइलेशन ही पढ़ी है ना। पीपल से कि इकोनॉमिक सर्वे के जो है इफ़ यू हैव द टाइम रीड इट कम्प्लीटली, आई डू नॉट अग्री, माई ओन पर्सनल थिंकिंग। मेरे हिसाब से समरी इज़ ऑल्सो गुड इनफ बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रीड इकोनॉमिक सर्वे। अगर आप पूरा पढ़ने बैठ गए, है ना, कभी कभी दोनों वॉल्यूम्स आ जाती है, देन अगेन इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो मैं तो समरी ही पढ़ता था। सर इज इट नेसेसरी टू रीड नीति आयोग 3 ईयर एजेंडा, एआरसी रिपोर्ट्स एंड योजना? देखिए सेकेंड एआरसी स्टिल आई फील इज इम्पोर्टेंट, स्पेशली अगर आप देखिए एथिक्स एंड गवर्नेंस हो गया, सो दैट इज रेलिवेंट फॉर बोथ GS2 एंड GS4। I was able to read the relevant second ARCs, है ना। So what I will be doing is I will be sharing my resource list, है ना, so on online mediums, तो आप तब देख सकते हैं। But second ARCs, yes, only the summary of recommendations, not the entire second ARC, है ना, because second ARC is very helpful in solutions। जो आप अपने आंसर में solution लिखते हैं as per second ARC, this, वहाँ पे बहुत रोल रहता है। सिमिलरली जो नीति आयोग कह रहे हैं, मैंने 3 ईयर एक्शन एजेंडा जो है उसका रेफर किया था फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ ओनली, है ना, बिकॉज मुझे थोड़े सोल्यूशन चाहिए थे फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्स। सो फिर मैं उनको कोट करता था एज पर नीति आयोग 3 ईयर, एज पर नीति आयोग एक्शन एजेंडा दिस, है ना। तो आप ऐसी चीज़ों के लिए करिए, पूरा पढ़ना है दैट इज अप टू यू, आई डोंट थिंक यू हैव द टाइम, है ना। आप स्पेसिफिक, क्योंकि अब सपोज से मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे सोशल उसमें देयर इज दिस टॉपिक एजुकेशन, आई हैव टू प्रिपेयर एडिक्वेट कंटेंट ऑन इट, जैसा मैंने कहा नोट्स। तो मुझे ऐसा लगा कि यार इसके मेरे को अच्छे नोट्स जो हैं यहाँ से मिल जाएंगे, अच्छे कुछ इश्यूज भी पता चल जाएंगे, कुछ सोल्यूशंस भी पता चल जाएंगे, तो एडिक्वेटली मैंने वहाँ से किया। सो दैट इज अप टू यू, है ना। या यार ऑप्शनल जो है हमारा, जैसे मैं कह रहा हूँ एंथ्रोपोलॉजी दैट हैज़ अ कंसाइज सिलेबस, है ना। सो आई वाज एबल टू कंप्लीट मेजॉरिटी ऑफ माय ऑप्शनल बिफोर नवंबर, जैसे मैंने आपको अपना प्लान समझाया, है ना। एंड इसलिए जो है ऑप्शनल का एक बारी को फिर भी आई वाज सिक्योर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको और क्या मतलब स्पेसिफिकली जानना है? प्रीलिम्स के बाद, हाँ हाँ यार, हाँ ऑप्शनल सबसे पहले उठाया बिल्कुल, तुरंत प्रीलिम्स के बाद। आई थिंक यू शुड ऑल पिक अप योर ऑप्शनल बिकॉज एक टाइम लैप्स हो चुका होता है बिटवीन, मतलब आपने प्रीलिम्स की अब डेडिकेटेडली 3-4 महीने से लगे रहते हो, तो जो जब आपने ऑप्शनल पढ़ा होता है उससे जो है काफ़ी अच्छा खासा एक टाइम लैप्स हो जाता है। सो दैट इज़ वाई मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी वॉज ऑप्शनल एंड GS4। मैंने जैसा बताया GS4 मैंने अब तक नहीं किया था, तो सबसे पहले मैंने ये 2 चीज़ उठाई, है ना। सो ये है कि रिजल्ट आने से पहले GS4 भी कर दिया था, प्रीलिम्स का रिजल्ट आने से पहले, है ना। सो आई वाज एबल टू कंप्लीट GS4 एंड आई हैड प्रॉपरली अगेन इमर्स्ड माई सेल्फ इनटू माई ऑप्शनल, ठीक है। सो दैट यू हैव टू डिसाइड अगेन ऑन योर ओन, है ना। दोज ऑल टॉपिक्स विच यू हैव नॉट कवर्ड बिफोर प्रीलिम्स दैट आर पार्ट ऑफ मेन्स, फोकस ऑन देम, बिकॉज इफ यू डू नॉट फोकस ऑन देम राइट अवे देन टाइम कम पड़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। एंड फोकस ऑन टेस्ट, तब तो टेस्ट लिखने ही है, यू कैन नॉट एस्केप। Revision as well, naturally. यार मैंने एक लेक्सिकन, आई थिंक दैट इज बाय क्रॉनिकल, राइट, मतलब या क्रॉनिकल नो। सो लेक्सिकन वाली वो मैंने करी थी,
है ना. बट यार मेरा मानना है कि एथिक्स में जस्ट रेफर वन सोर्स, कोई भी छोटा सा सोर्स. अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स आर योर एग्जांपल्स, योर फ्लो चार्ट्स एंड द वे ऑफ राइटिंग केस स्टडीज. दैट हैज टू बी डेवलप्ड थ्रू टेस्ट. सर उसमें उसका हाँ सर या सर आपके लाइफ में मतलब ट्रू मोटिवेशन क्या था जो हमेशा आपको पुश करता था पढ़ाई करने के लिए? दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन. बिकॉज एक्चुअली होता क्या है ना, वेन एवर आपका मोटिवेशन स्ट्रांग होगा ना, then you can sustain the efforts which are needed for this particular examination. मेरा personally मैं आपको बता देता हूँ, I decided to pursue this particular stream, this particular service in my third year internship, final. मतलब you can say at the start of 4th year only. But then I realized that there are certain things beyond that go beyond money, which private sector, a job in private sector cannot give me. So both of my parents are civil servants, okay? And they've always told me that there is this particular sense of satisfaction which you get when you use your authority to help others. And there is, trust me, I'm not saying this kind of a pre-prepared answer. That is something which really motivated me. And मेरा ये मानना था कि अगर उसके बदले आपको इतना रिस्पेक्ट प्रेस्टीज मिल रहा है तो यार उससे बेहतर बात क्या हो सकती है. आप लोगों की मदद भी कर रहे हैं और बदले में इतना आपको लोग सामान देते हैं. दैट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग फॉर मी. दैट वाज माय प्रायोरिटी. और उसके अलावा यार मुझे ये भी पर्सनली पता था कि इफ़ आई बिकम एन ऑफिसर देन माय पेरेंट्स विल बी वेरी प्राउड ऑफ मी. वो पर्सनली मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन रहता था. दैट गेव मी अ लॉट ऑफ पावर ड्यूरिंग दिस एंटायर जर्नी. सो आपका कुछ भी मोटिवेशन हो, सबका अपना अपना होता है, सबका एक दिल से होता है. कुछ भी हो वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको पूरे टाइम जो है आपकी जो फायर है उसको जलाते रहें. क्योंकि इसमें यार एफर्ट सस्टेन करना इज द डिफिकल्ट पार्ट, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन. स्टूडेंट्स दे गेट बर्न आउट, है ना. ठीक है यार, अक्सर आपने ये देखा होगा कि मेरे साथ ऐसा होता था या आपके साथ भी होता होगा कि कुछ दिन तो एकदम आप ऐसे जोश में आ जाते थे और फिर गाने लगा दिए बढ़िया से, लक्ष्य फिल्म के ऐसे गाने लगा दिए, है ना, जो वो लक्ष्य है तेरा, और फिर बढ़िया पढ़ाई की एकदम ही 14 अच्छे घंटे किए. अब जो है हफ्ते भर बाद फिर जो है एकदम पूरी एकदम डेढ़ पसली हो रखे हैं, पढ़े हुए हैं कि यार क्या हो गया यार, मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा. तो ये मोटिवेशन तब इन केसेस में बहुत काम आता है ना. दैट एंटायर जर्नी, है ना, दैट एंटायर प्रोसेस, उसको यार रिलिश कीजिए. मैं बहुत रिलिश करता था. अगर दिन से पहले, सोने से पहले मैं बस एक बार सोचता था यार आज मैं बढ़िया मेहनत की, यार आज असली पढ़ाई की, मज़ा आ गया आज तो वो जो मेहनत को भी जब आप एंजॉय करने लग जाएंगे ना, देन जो है मे बी आई थिंक दैट कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल इन दिस जर्नी. यार देखो, डेली रूटीन जैसा मैंने आपको बताया मेरे ओवरऑल शेड्यूल के हिसाब था. कोई फिक्स मैं ऐसे नहीं करता था कि जो है ऐसा ऐसा रखूंगा. ठीक है, ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर टाइम पे उठ गया, एक पर्टिकुलर टाइम तक पढ़ता था. मेरे को रात में पढ़ाई करना पसंद था, है ना. और ऐसा अब सुबह जो है मैं अपना अखबार पढ़ूंगा, फिर उसकी डेली आंसर राइटिंग करूंगा, फिर जो अकॉर्डिंगली मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, जीएस है या ऑप्शनल है उसको करूंगा दिन भर. जो मेरे टारगेट दिमाग में रखा हुआ है उस हिसाब से पढ़ूंगा. ठीक है. For modern history, you completely relied on spectrum. Yes, only on spectrum. मतलब ये मैं अपना पर्सनल कहूँगा, स्पेक्ट्रम इज वेरी गुड. जो रिसेंट एडिशन उनका आया है ना, मोटा वाला एडिशन, दैट इज अमेजिंग. पर्सनली आई एम सेइंग दिस, है ना. मुझे नहीं लगता कि आपको जो है वो जो बिपिन चंद्र और ऐसी जो और अलग अलग सोर्सेज हैं, यू नीड टू रेफर, बिकॉज आई थिंक स्पेक्ट्रम इज अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर बोथ प्री एज वेल एज मेंस. नहीं, मेरे पास टाइम था, है ना, क्योंकि मैं तो पहले से ही कर रहा था प्री ये इस वक्त पे. सो मैंने जो है साथ साथ नितिन सिंघानिया को भी साइड बाय साइड रेफर किया. मैंने दोनों को कंबाइन करके अपना नोट बना लिया था. बट अल्टीमेटली बहुत बड़ा नोट बना लिया था, इतना यूजफुल रहा नहीं. तो आप उसमें लिमिटेड रिसोर्सेज ही कीजिए. सर कौन सी छोटी सी? नो, आई हैव नो आइडिया. सर व्हाट इज द यार हाँ फटाफट कर लीजिए, है सर ना. व्हाट इज द सोर्स फॉर गवर्नेंस? गवर्नेंस यार, ARCs आर द सोर्स ऑफ गवर्नेंस. मतलब we can start with ARC directly. यार बिफोर गोइंग फॉर गवर्नेंस आई वुड सजेस्ट आप पॉलिटी कीजिए, है ना, क्योंकि दीज आर बोथ रिलेटेड टू ईच अदर. फिर उसके बाद आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, है ना. तब आप जो है अगेन टॉपिक वाइज ऑनलाइन देखना चाहें रिसोर्सेज देखिए, सेकेंड ARC देखिए. बट अगेन एज आई एम सेइंग, जस्ट प्रिपेयर एडिक्वेट कंटेंट. व्हाट? पार्डन? बेयर एक्ट? नहीं यार, बेयर एक्ट थोड़ी जो पढ़ूंगा.
नहीं नहीं देखिए हाँ, इन चीज़ों के लिए वन मोर थिंग आई एम सजेस्टिंग, जो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट एक्ट्स हैं, गवर्नमेंट स्टेप्स टेकन फॉर एनी पर्टिकुलर थिंग, बी इट अंडर GS3 GS2, मैं क्या करता था, जो भी पर्टिकुलर चीज़ें सपोज से आई वांट टू नो कि यार सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए क्या किया है पिछले 5 साल में, तो लिखा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस गवर्नमेंट स्टेप्स PIB, एक PIB वर्ड और आगे जोड़ देता था, है ना, बिकॉज आई फील दैट PIB इज़ अ वेरी गुड सोर्स टू नो अबाउट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। उसमें एक्ट की समरीज भी आ जाती हैं, उसमें जो है पूरे 5 साल के अच्छे से वो बता भी देता है, सो दैट इज़ अ गुड सोर्स, आई थिंक सो। यार अब प्रीलिम्स के लिए यू कैन से दैट आई हैड गिवन 25 फुल टेस्ट। मैंने सेक्शनल तो दिया ही नहीं, अपने सेकंड अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, है ना। सेक्शनल मैंने हाँ थोड़े के लिए दिए थे, जैसे एनवायरनमेंट के लिए दिए मुझे, जिसमें थोड़ा ऐसा लगता था कि यार आई नीड टू टेस्ट माई सेल्फ इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई गेव अराउंड 25 फुल टेस्ट। यार जो भी मुझे मिल जाते थे, है ना, बट यार अब मैं पर्सनली कोई मेरा एजेंडा नहीं है किसी उसके खिलाफ, बट मुझे एक बार ऐसा लगता है कि थोड़े बहुत जो इनसाइट्स और वाजीराम के जो टेस्ट हैं दे आर कंपैरेटिवली वेरी डिफिकल्ट एंड नॉट ऑन द आइडियल लाइंस, मेरा पर्सनल है ना, ऐसा ना हो अभी मुझे बाहर वैसे पीठ में पकड़ के, बट जो है पर्सनली दिस इज माय फीलिंग, है ना। सो जो है मार्केट में विजन के जैसे टेस्ट आई यूज टू फाइंड इट गुड, उसके अलावा जो भी मार्केट में इन दोनों के अलावा जो भी था वो मैं ले आता था, है ना। मतलब आप ऑथेंटिक सोर्सेज से कीजिए, आप कैसे भी कीजिए, बट टेस्ट कीजिए। नहीं यार, जो आंसर्स वो देते हैं, एक तो पहले ये देखता था कि यार ये क्वेश्चन, सपोज से मेरा क्वेश्चन सही भी हो गया तब भी आई विल एनालाइज इट। अक्सर क्या होता है आपका क्वेश्चन इंटेलिजेंट गेस से सही हो जाता है ना, बट दैट डज नॉट मीन इन फ्यूचर ऑल्सो वही पर्टिकुलर क्वेश्चन इंटेलिजेंट गेस से आ जाएगा, हो सकता है तब वो क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट फॉर्म क्वेश्चन में आ जाए। सो दैट इज वाई ऑल्सो रिफ्लेक्ट ऑन दोज क्वेश्चंस दैट यू हैव करेक्टली अटेम्प्टेड। सी कि यार अगर आपको अच्छे से ही आता था तब जो है उस क्वेश्चन को वापस देखने की जरूरत नहीं, बट सपोज से यू हैव यूज्ड अ लॉजिकल गेस, उसको पढ़िए जरूर, और जो नई चीज सीखें जॉट इट डाउन इन योर नोट्स, है ना। तो मैं क्या करता था, जो GS2 का सपोज से मेरे को एक सवाल दिख गया, है ना, तो मैं अकॉर्डिंगली अपने नोट्स में साइड में लिख देता था, मैं जगह छोड़ देता था अपने नोट्स में, है ना, जगह भी नहीं होता तो साइड में ऐसे कचरा करके लिखता रहता था, बट सीखता ज़रूर था, है ना। ऑब्वियसली जो चीज़ें नहीं आती उनसे तो सीखना ही है, डेफिनेटली। यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस राइट। या एनी ऑफ द थिंग्स आई स्ट्रगल्ड विद, देखिए एक तो यार मैंने इस चीज़ में ऐसा लगता है कि जो शेड्यूल रहता था मेरा, है ना, कभी कभी टाइट रहता था यार, बट यार ऐसे मैं फॉल्ट्स एज सच नहीं कहूँगा, आई एम नॉट सेइंग कि मैं फ्लॉलेस था, एकदम ही बहुत ही शानदार मैंने अपनी अप्रोच आजमाई, बट यार एक ये रहता था कि अगर टारगेट्स अचीव भी नहीं हो पा रहे थे ना, कोई बात नहीं, है ना, एटलीस्ट अपनी तरफ से बेस्ट देना है ना। और यार मेरे को ये क्लियर था कि मेरी स्ट्रैटेजी इज वर्किंग, वाई, बिकॉज आई वॉज गेटिंग मार्क्स। टेस्ट का ये बहुत बड़ा रोल रहता है, यू आर एबल टू रियलाइज वेदर योर स्ट्रैटेजी इज करेक्ट और नॉट। सो आई वॉज एबल टू सी दैट माई स्ट्रैटेजी इज वर्किंग, है ना, सही है, ठीक है। अभी ऐसा हो सकता है उस लेवल पे नहीं आया मैं कि आई एम गोइंग टू बिकम एन IAS और नॉट, बट आई वॉज एबल टू सी कि यार सही डायरेक्शन पकड़ लिए, आई एम एबल टू गेट द नर्व ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम विद माई स्ट्रैटेजी, राइट। सो एक गलती में से यार ये ज़रूर हुई थी कि ऑप्शनल का जैसे मेरा थोड़ा सा रह गया था, बट दैट इज़ अगेन ऑप्शनल स्पेसिफिक, सो आई डोंट थिंक आपको उतना वैसे हो सकता है, बट अगेन सेल्फ रिफ्लेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट ओनली कम्स थ्रू टेस्ट, आंसर राइटिंग एंड ऑल। नहीं, 4th ईयर से, 3rd ईयर के एंड में होती है यार वो हमारी एक इंटर्नशिप, है ना। सो आई डिड इट इन अ प्राइवेट कंपनी इन बैंगलोर। सो वहाँ पे जो है मैं सोचने लग गया कि यार क्या यही ज़िंदगी चाहिए या फिर क्या चाहिए। 4th ईयर में मैंने जो है, आप कह सकते हैं इट वाज इन March 2017, दैट वाज माय लास्ट सेमेस्टर ऑफ माय कॉलेज, तब मैंने चालू की तैयारी, तो आई थिंक 2 years हो गए ऑलमोस्ट फ्रॉम दैट। व्हाट? वर्ल्ड हिस्ट्री यार देखिए मैंने तो विजन के उससे किया था, है ना। वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ड ऑफ क्वेश्चन प्लीज़ उसमें टाइम ना बताइए, बहुत ज़्यादा लिखा रहता है, उसको बहुत ब्रीफ में कीजिए, बिकॉज
यू माइट बी सीइंग द लास्ट 5 ईयर पैटर्न्स, है ना, कुछ नहीं है, मतलब बहुत वैसा आ रहा है, इस बार तो आया ही नहीं, है ना. सो मतलब आई एम नॉट सेइंग इग्नोर दीज टॉपिक्स, है ना, बिकॉज यू नेवर नो, बट बी वेरी ब्रीफ विद देम. साइंस एंड टेक मैं नहीं करता था, मतलब हाँ बिल्कुल, जो है साइंस टेक यार जो है कंटेंट वो डाल भी देते तो ऐसी चीज़ें डाल देते हैं कि फिर एकदम ही वो हो जाता है. सो मैं क्या करता था कि अल्टीमेटली करंट अफेयर्स से पढ़ते रहिए, एंड देर आर फ्यू टॉपिक्स विच यू नो आर वेरी इंपॉर्टेंट. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इतना फोकस है ना, सपोज से साइबर सिक्योरिटी हो गई, तो उन पे अगेन मैंने एक अपना नोट तैयार कर लिया था, है ना, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेफिनेशन क्या है पता होना चाहिए, है ना. उसके बाद जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में थोड़े कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बेसिक ब्रीफ, कुछ इतना खास नहीं भी आता, एग्जैक्ट डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती इन चीज़ों की, है ना. फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट ऑल इश्यूज आर देयर, व्हाट ऑल स्टेप्स द गवर्नमेंट इज टेकिंग. नीति आयोग का अगर आया है तो उसमें ब्रीफ वो क्या है ना. सो बी वेरी ब्रीफ विद दीज टॉपिक्स एंड डू नॉट बी स्केयर्ड ऑफ देम. मैंने नहीं किया पर्सनली, बस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे नोट्स बना लिया अंत में. यार मैं ये पहले ही आपको बता चुका हूँ, है ना, बहुत ज़्यादा अच्छे से बताया मैंने. कभी नहीं सोचता था ये चीज़, जिस दिन जब सोचा उसको वापस अपने आप पे काबू कर देता था कि यार जो होगा सो होगा, है ना. अभी तो दिमाग में क्या है कि जो टारगेट बनाए उसको अचीव करना है ना. सो दैट वाज माय ओनली कंसर्न. whatever target is there, I have to achieve it, not about the final result. And please, again, sincere request, do not think about the result. It is not in your hands, please. यार वही I'm thinking of the same, है ना. So where I can again share my strategy, my resource list and all. So I'll be thinking on that. So yeah. Yeah. मंथली यस, आई यूज टू ट्राई टू फॉलो इट. नहीं हो पाता था अक्सर, है ना, बट आई डिड नॉट पैनिक. ठीक है, नहीं भी हो पा रहा कोई बात नहीं, है ना. जैसे मैं कह रहा हूँ पैनिक नहीं करना, पैनिक नहीं करना है. नोट मेकिंग पर्पस, जैसे मैंने अब क्या है, हाँ राइट. अब इफ़ आई एम डूइंग अ पर्टिकुलर टॉपिक, देन आई विल जस्ट गो थ्रू द मंथली अफेयर्स कि जो सिलेबस का टॉपिक है उसके अंडर रेलेवेंट चीज़ क्या है करंट में जो चल रही है, लिंक इट अप विद द स्टैटिक पार्ट. आई थिंक दैट्स इट. एंड अगेन बस एक लास्ट थिंग बिफोर गोइंग, है ना, सॉरी, एक लास्ट थिंग. देखिए आपके पास बहुत मोटिवेशन है ऑलरेडी, बट एक और एक्स्ट्रा मोटिवेशन इफ आई कैन गिव आफ्टर दिस सिलेक्शन एंड ऑल. यार जब रिजल्ट आता है ना, तो जो आपके पेरेंट्स पे के चेहरे पे जो खुशी रहती है, जो परिवार के चेहरे पे जो खुशी रहती है, दोस्तों के चेहरे पे जो खुशी रहती है, यार वो जो मेमोरी है उसकी, दैट विल बी फॉर एवर इम्प्रिंटेड इन योर माइंड्स. और मेरे पापा जो हैं, अब जब ऑफिस जाते हैं तो उनसे लोग कहते हैं कि सर आप ही अक्षय जैन के पिता हैं ना. तो यार ये जो चीज़ें हैं, मतलब यार ये जो फीलिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि यार जो मेहनत मैंने की, जो इतना सब किया, मैं एक बार तो क्या 10 बार करने को आई एम रेडी, वापस करूँगा, बार बार करूँगा, जस्ट टू एक्सपीरियंस दैट फीलिंग अगेन एंड अगेन. सो आपके पास ऑलरेडी बहुत मोटिवेशन है, बट इफ फ्रॉम माई साइड आई कैन गिव यू वन स्मॉल एक्स्ट्रा मोटिवेशन, देन लेट इट बी दिस. ओके, सो थैंक यू ऑल. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच. I wish you all the very best for your future, and just remain self-motivated and remain committed towards this particular target which you have set yourself. या मैंने इतना बढ़िया खत्म किया, तुमने फिर पूछ दिया, ये गलत है ना. हाँ प्लीज प्लीज, आई एम सॉरी. यार वो पता चल जाएगा तुम्हें, ऐसा कैसे नहीं पता चलेगा. डोंट वरी अबाउट इट, पता चल जाएगा, है ना. नहीं भी चले सो there is this email ID of mine which maybe अगर आपको कुछ भी ऐसी queries हो, you can just send me. akshajain95@outlook.com. okay, so आपको कोई भी queries हो, you can send me here, right? Thank you.